हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आज क्यूरियोसिटी पैविलियन के इस एपिसोड में एक ऐसे घटना से रूबरू कराऊंगा आपको जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा और ये आपको चौंकाएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। अब इस बात में कोई शक नहीं कि मैथ्स हम सब के लिए हार्ड होता है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कभी कोई मैथ्स में गलती नहीं की होगी जिसकी वजह से आपके कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। तो हुआ क्या था कि 1999 में नासा ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि मार्स को ऑर्बिट करने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से जब यह सैटेलाइट वहां पहुंचा तो उसमें आग लग गई और वो तुरंत फटकर तबाह हो गया। जब इस घटना की जांच की गई तो पता ये चला कि सिर्फ एक सिंगल मैथ एरर के वजह से नासा को करोड़ों का ये नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये मैथ एरर कैसे हुआ और इस चीज़ में इतना ज़्यादा वक्त और पैसा क्यों लगा, हमें सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम के बारे में समझना होगा। मेट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम हर रोज़ मुख्तलिफ चीज़ों को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मीटर्स, किलोग्राम्स या सेकंड्स, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो मेट्रिक सिस्टम के आने से पहले पूरी दुनिया भर में हलचल मची हुई थी और हर कोई किसी भी चीज़ को मापने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का या सिस्टम्स का इस्तेमाल किया करता था। पता नहीं, उन्हें जो भी पसंद आता था वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये सब चीज़ें तब ख़त्म होने लगी जब 1790 के दौरान इस मेट्रिक सिस्टम को इजाद किया गया और सबसे पहले इस मेट्रिक सिस्टम को अपनाया फ्रांस ने। जब नेपोलियन बोनापार्ट, नाम तो आपने इस बंदे का सुना ही होगा, इस बंदे ने पूरे फ्रांस के अंदर मेट्रिक सिस्टम को इस तरह फैलाया जैसे कि ये कोई बीमारी हो। फ्रांस के बातों से सहमत होकर जर्मनी और इटली ने भी इस मेट्रिक सिस्टम को अपना लिया और इसके बाद मेट्रिक सिस्टम पूरे यूरोप के अंदर फैलता चला गया और उनके कॉलोनीज़ में भी, जो कि हर जगह मौजूद था, जैसा कि फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन्स भी, इन सब ने 19वीं सदी में ही इस मेट्रिक सिस्टम को अपना लिया। लेकिन दूसरे देशों ने इस मेट्रिक सिस्टम को कुछ देर बाद अपनाया, जैसा कि रशिया ने 1918 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद अपनाया, जापान और चाइना ने 1920 में अपनाया और हम इंडियंस ने इसे अपने आज़ादी के बाद अपना लिया। और इसी तरह 1960 तक यूरोप के लगभग हर एक देश ने इस मेट्रिक सिस्टम को अपना चुके थे। अब जो भी हो, 2019 तक लगभग हर एक देश, चाहे वो यूके हो, आयरलैंड हो या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इस मेट्रिक सिस्टम को अपना चुके हैं। सिवाय 3 देशों को छोड़कर इन्होंने आज तक इस मेट्रिक सिस्टम को नहीं अपनाया है और वो 3 देश हैं म्यांमार, लाइबेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे तो यूएसए के फेडरल गवर्नमेंट ने इस मेट्रिक सिस्टम को मेजरमेंट के लिए ऑफिशियल सिस्टम घोषित कर दिया था 1975 में ही, अपने सारे मिलिट्री और सरकारी कामों के लिए। लेकिन आज की डेट तक भी यूएसए के लोगों और प्राइवेट बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा तबका अपने खुद की इंग्लिश कस्टमरी यूनिट्स, जो कि पाउंड्स, इंचेस होता है, वो उसी को ही इस्तेमाल करते हैं। और यही वो वजह है जिसके वजह से हमें 1999 का वो इंजीनियरिंग डिज़ास्टर या स्पेस एक्सीडेंट याद आता है। हुआ यूँ कि यूएसए फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी होने के नाते नासा अपने हर एक बिजनेस में इसी मेट्रिक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया करता है। लेकिन उस वक्त 1999 में नासा के सब कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक प्राइवेट बिजनेस हुआ करता था, वो उस वक्त तक इंग्लिश कस्टमरी यूनिट्स को ही इस्तेमाल कर रहा था। नासा ने उस वक्त इस बात को साफ और वाज़े तौर पे अपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया था कि उनके सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने मेजरमेंट्स को इंग्लिश कस्टमरी यूनिट से बदलकर मेट्रिक सिस्टम में देना होगा नासा को। लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने इस बात को समझते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया
लॉकहीड मार्टिन ने सैटेलाइट को डिज़ाइन किया और तैयार भी कर लिया, लेकिन उन्होंने नासा जेट प्रोपल्शन लैब के इंजीनियर्स को इस सैटेलाइट के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स, यानी कि ये जो ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स होते हैं ये किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिटल पोजीशन पे बने रहने में मदद करते हैं, थ्रस्ट या फोर्स जनरेट करके। तो ये जो थ्रस्ट या फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं, लॉकहीड मार्टिन ने इसी फोर्स के यूनिट्स के डेटा को मीट्रिक न्यूटन्स में ना देकर उन्होंने इसे पाउंड्स में दे दिया नासा को। अब नासा के इंजीनियर्स ने जब ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स के डेटा को देखा जो कि उनको लॉकहीड मार्टिन ने दिया था, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इस सैटेलाइट में उन्होंने कस्टमरी यूनिट्स का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए नासा के इंजीनियर्स ने ये समझ लिया कि ये सारे यूनिट्स मीट्रिक सिस्टम में ही दिए गए होंगे, और वो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ गए। इस चीज़ को किसी ने भी नोटिस नहीं किया और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया। इस मिशन की पूरी कीमत लगभग 2500 करोड़ उस ज़माने में और आज की रेट में लगभग 4000 करोड़ के आसपास थी। 10 महीने के लंबे सफ़र के बाद जब यह सैटेलाइट मार्स पहुंचा तो कुछ ही सेकंड्स में यह सैटेलाइट जलकर तबाह हो गया। दरअसल होना यह था कि इस सैटेलाइट को मार्स की सतह से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑर्बिट करना था, लेकिन इसके ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स में उसी कन्वर्सन एरर की वजह से यह सैटेलाइट मार्स की सतह से सिर्फ 57 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ गया और आखिर में यह मार्स की वायुमंडल में जलकर तबाह हो गया। तो इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, और वो ये कि मैथ्स हर किसी के लिए मुश्किल साबित होता है, यहाँ तक कि हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए भी, जो कि अपने फील्ड के सबसे बड़े माहिरीन होने के बावजूद भी बहुत ही सिंपलेस्ट और बचकाने तरीके से भूल कर बैठते हैं, जिसके वजह से भयानक परिमाण में नुकसान होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी ऐसी कोई गलती करते हो आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है कि अगली बार से आप ये गलती को दोबारा ना करें। और इसीलिए 1999 के इस स्पेस एक्सीडेंट के बाद से नासा ने आज तक ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं की है। तो इसीलिए इन चीज़ों में शर्म महसूस करने वाली कोई बात ही नहीं है अगर आप मैथ्स और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहे हो। अब मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का एक फ़ैन ज़रूर हूँ। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। Until then, this is Farhan signing off. Thank you.